हम मोदी अमित शाह को आईना दिखाकर बताएंगे 11 साल से तुम प्रधानमंत्री और तुम गृह मंत्री हो। अगर यहाँ पर बांग्लादेशी है तो तुमको रिजाइन करना चाहिए। तुम्हारी नाकामी हमारी नहीं है। हाँ, एक बांग्लादेशी जरूर है, एक बांग्लादेशी है जो हमारे मोदी जी की मुंह बोली बहन है। वो कहां बैठी है? बांग्लादेश की जनता ने उसको बोला भाग, तो भाई के पास आकर दिल्ली में पनाह ले रही है। मोदी जी उसको आप सीमांचल लाइए, हम आपको रास्ता बताएंगे बांग्लादेश का। उसको बोलेंगे जा जा बांग्लादेश जहां से तू आई थी। मगर मोदी जी वहां की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, 56 इंच को पता नहीं। नेपाल में इनकलाब आ गया, मोदी जी को पता नहीं। यहां से आप बॉर्डर देख सकते हैं बांग्लादेश का, वहां पर आपको नजर आएगा कि चाइना, चीन एक एयरपोर्ट बना रहा है प्लेन लैंड करने का। मगर मोदी जी चीन का नाम लेने से डरते हैं। चाय की तो बात करते हैं कि चाय में चीनी मत डालिए, मगर चीन का नाम लेने से घबराते हैं। चीन हमारे तरफ में बार बार सीमांचल की बात करते हैं, मोदी उसकी बात नहीं करते कि लद्दाख में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन अपनी फौज के साथ भारत की जमीन पे कब्जा करके बैठ गया है, कब्जा करके बैठ गया। मगर मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं। और एक बात आपको हम बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक नई स्कीम लाए हैं कि महिला को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपये देंगे। अब आपको आसान तरीके से समझा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 100 रुपये का कर्जा लेते हैं, कितना? 100 रुपये का, तो 20 रुपये से हम अपना घर बनाते हैं और 80 रुपया से हम क्या करते हैं? जो पहला कर्जा लिए उसको अदा करते हैं। समझे आप? और बिहार को जो पैसा आता है टैक्स में, वो करीब 50,000 करोड़ रुपये। कितना? 50,000। अब नीतीश कुमार जो स्कीम बनाए हैं, उस स्कीम का जो खर्चा हम समझते हैं करीब 40,000 करोड़ होगा। बचेगा कितना? 10,000 करोड़। अब उसमें घर बनाना है, पुल बनाना है। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि हम जो करेंगे उसमें 50,000 में 45,000 खर्च होंगे। तो होगा क्या? जब कोई प्रदेश कर्जा लेता है तो मुख्यमंत्री अदा नहीं करता, आप और हम अदा करते उसको। समझे? वो तो ले लेंगे, अब खर्चा बढ़ते जा रहा है। 2 साल पहले बिहार ने करीब 14 या 15,000 करोड़ रुपए खाली कर्जा अदा करने के लिए इंटरेस्ट दिए थे। तो ये घुमा फिरा कर सियासत कर रहे हैं। अरे अगर तुमको महिलाओं की मदद करना था तो तुम बोलते ये महिला को हम ये पैसे दे रहे हैं, जो महिला हामिला होगी और जो उसको बच्चा होने वाला है तो लो, ताकि वो महिला ताकतवर रहे और पेट में जो बच्चा रहे वो सेहतमंद पैदा हो। आप उसके लिए नहीं दे रहे। अच्छा, कौन गारंटी दे रहा है कि चुनाव के बाद वो पैसे मिलेंगे? महाराष्ट्र में, आप गूगल में करके देखिए, हजरत गूगल को बोलिए, ए हजरत गूगल, महाराष्ट्र में वो औरतों को कितने पैसे मिल रहे? तो बोलेगा अभी रोक लग गई। पूछ लीजिए गूगल से आप। आजकल तो आवाज से बोल सकते ना गूगल को। यही तमाशा कर रहे हैं। जैसा इलेक्शन का मौसम आएगा सब खड़े हो जाएंगे। कोई बोलेगा गाली ओवैसी वोट काटने आया है, कोई बीजेपी वाला बोलेगा कि सीमांचल में घुसपैठी बहुत ज्यादा है और चुनाव इसी पर होता है, चुनाव खत्म हो जाता। मेरे भाई, हमारे मसले हैं, हमारे जिंदगी के जरूरियात हैं। हम खाली किसी को जिताने के लिए नहीं पैदा हुए। पिछले 50 साल से हम वोट किस बुनियाद पर दे रहे हैं? क्या हम वोट इस बुनियाद पर दे रहे हैं कि सीमांचल से इंसाफ होगा? क्या हम वोट इस बुनियाद पर दे रहे हैं कि सीमांचल में एम्स आएगा? क्या हम वोट इस बुनियाद पर दे रहे हैं कि बैसा में जब सैलाब आएगा तो हुकूमत मदद का काम और राहत का काम करेगी? यहाँ पर जमीन के कटाव होगा, जो गांव कट जाते हैं उनको उनका पैसा मिलेगा? क्या हम इस बुनियाद पर वोट दे रहे हैं कि यहाँ से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा? क्या हम इस बुनियाद पर वोट दे रहे हैं कि हमारी एक सियासी आवाज होगी? नहीं,
हम सिर्फ एक बुनियाद पर वोट दे रहे हैं कि उनके घर में चिराग जलाना है, उनके घर को महल बना देना है, चाहे मेरा घर उनके लिए खबर ना बन जाए, मेरी खबर ना बन जाए। ये अब नहीं हो सकता है। आप समझिए हमारी बात को। बिहार में करीब 60% 25 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां रहते हैं। मैं हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, आपने अपनी जिंदगी के जो बेहतरीन दिन थे आपने तकालीफ में गुजार दिए। ये उम्मीद हरगिज मत करिए कि आपकी औलाद उस तरह की तकालीफ उठाएगी। करवट लेना है, बदलना है हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को भी कि अब बहुत हो चुका। 50 साल आपने 50-60 साल आपने कांग्रेस को आजमाया, जेडीयू को आजमाया, राजद को आजमाया, आपने कभी बीजेपी की भी सरकार देख ली। बताइए क्या मिला आपको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि यहां से आप गुलाम सरवर साहब को अपना एमएलए बनाकर बिहार की विधानसभा में भिजाइए। मैं जानता हूं इस बात को, मुझे भी बड़ी तकलीफ है कि जिसको 5 साल पहले आप लोगों ने बड़ी कुर्बानी और मेहनत के साथ अपना विधायक एमएलए बनाया, पतंग छाप पर बटन दबाकर आपने उसको विधायक बनाया। जैसा कि अभी अख्तर साहब ने कहा कि 6 या 7 मर्तबा के विधायक जनाब सुभान साहब को हमने हरा कर इनको जिताया। जिसको हमने हराया और जिसको जिताया, आज हैरत अंगेज बात यह कि हारने वाला और जीतने वाला दोनों एक के पास जाकर सर झुका दिए। देख रहे आप सियासत, ये जिसको आपने हराया अपने वोट से, जिसको आपने वोट से जिताया, वो दोनों एक ही जगह जाकर सर झुकाकर बैठे। ये अजीब बात है। बताइए, ये आपके वोट की अहमियत, आपकी वफादारी, आपकी मोहब्बत को ये लोग चूकनाचूर कर रहे हैं अपने जाती मफाद के लिए, और यहां की आवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं। जो 6 मर्तबा के विधायक थे उन्होंने बैसी के लिए कुछ नहीं किया। जो 2 मर्तबा का विधायक बना वो नजर नहीं आता। कितना मुझे जो मालूमात हासिल हो रही है, गैर मामूली भ्रष्टाचार है यहां पर। म्यूटेशन कराने के लिए 20,000 रुपये, ऑनलाइन चढ़ाने के लिए 2,000 रुपये, पेंशन के पैसे दिलाने के लिए पैसे। बताइए इसका कौन पूछेगा? तो ये चीजें हैं जिस पर आपको गौर करके दोबारा इंशाअल्लाह ताला मजलिस के निशान पतंग छाप पर वोट देकर आपको सीमांचल के इंसाफ के लिए वोट देना है। आपको अपनी सियासी क़यादत को मजबूत और बनाने के लिए वोट देना है। आपको बिहार की विधानसभा में एक ऐसा विधायक चाहिए जो वहां पर जाकर गूंगा, अंधा और बहरा बनकर ना बैठे, जो चीख मारे, लड़े, पुकारे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि गुलाम सरवर जब वहां जाकर बिहार की विधानसभा में लड़ेंगे, पुकारेंगे, बैसी की आवाम यहां पर बैठकर आवाज सुनेगी और कहेगी कि हाँ, हमने एक बोलने वाले को, एक लड़ने वाले को और सुनने वाले को कामयाब किया। जो हमारे लिए लड़ने के लिए उसको हमने भिजाया बिहार की विधानसभा के लिए। जिसको हमने जिताया था वो तो बेचारा गूंगा बन गया, वो तो बेचारा कम सुनने लगा, उसकी जबानी नहीं रही। क्योंकि जब वो बोलना चाहता भी होगा तो देखता होगा तेजस्वी की तरफ कि कहीं ये साहब नाराज तो ना हो जाए। और जब ये विधानसभा जाएंगे ये ओवैसी की तरफ नहीं देखेंगे, ये तुम्हारे चेहरों पर जो गम, गुस्सा, उम्मीद है उसको पूरा करने का काम करेगा। और लोग बोलते हैं कि क्या होगा, एक होगा। अरे एक अख्तरुल ईमान सीमांचल का शेर पूरी बिहार की विधानसभा को अपनी 4 मिनट की तकरीर में हिला के रख देता था। और लोग बोलते हैं कि अरे भाई आप जीत भी गए तो आप मंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, तुम चले गए ना राजद में, तुम्हारा पोजीशन तो संतरी के बराबर भी नहीं था वहां पर। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तुम कुछ काम करवा लेते, मंजूर करवा लेते, मगर नहीं करवाए। अख्तरुल ईमान अकेला विधायक, और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, अख्तरुल ईमान ने अपनी विधानसभा में, अपने असेंबली हलके में
800 करोड़ के काम 5 साल में मंजूर करवाए, वो काम चल रहे हैं या तकमील को पहुंच चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 200 करोड़ का एक ब्रिज है। इनसे पूछो तुमने ब्रिज बनाया, पुल बनाया, तो बोले हाँ हमने पुल बनाया राजद के ऑफिस में जाने के लिए। अरे तुमने पानी को रोकने के लिए कुछ किया, तो बोले नहीं हम पानी साहब को देकर आए, पिला कर आए उनको। कब तक ये आपका इस्तेसाल चलेगा? 60 साल हो गए मेरे भाई, अब तब्दीली पैदा करना पड़ेगा। आप मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को अपने वोट से, अपनी हमदर्दियों से आपने उनको नवाजा। हमको सीमांचल में 15 साल दीजिए और आप याद रखेंगे हम इंशाअल्लाह ताला सीमांचल को ऐसा बनाएंगे कि सीमांचल का नेता यहां से उठेगा जो बिहार की क़ियादत करेगा, जो देश की, भारत की क़ियादत करेगा। यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियों में अल्लाह ने उनको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है और हम जानते हैं उन सलाहियतों को उठाना, उनको नेता बनाना, उनको अहमियत देना, उनको इनकरेज करना, उनकी हौसला अफजाई करना, ये काम मजलिस करती आई और करते रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस में और दूसरी पार्टियों में फर्क ये है कि आप मजलिस को वोट डालेंगे तो आप नेता बनेंगे, आप दूसरी पार्टी को वोट डालेंगे तो आप नेता नहीं बनेंगे, सिर्फ वोटर बन के रह जाएंगे। मजलिस को वोट डालेंगे तो जो शहरी हुकूक आपको मिलना है वो शहरी हुकूक मिलेंगे, दूसरी पार्टी को वोट डालेंगे तो महज आप वोटर के तौर पर देखेंगे। MY कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कहां है, किसको फायदा हो रहा है? क्या बिहार का कोई मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। मैं चाहता हूं, बनना चाहिए, और जब मैं बोलूंगा तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मेरी ख्वाहिश है। अरे जब आप बन सकते हैं 16-15% रहकर, तो जो 19% का शख्स ये बोल भी नहीं सकता कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बोलने पर भी पाबंदी है उनके पास। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर सीमांचल में आप देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से एक झूठा इल्जाम सीमांचल की जनता पर लगाया जाता है कि यहां पर घुसपैठी है। क्यों? ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। हम मोदी जी को बोलना चाह रहे, खबरदार, आप सीमांचल को बदनाम नहीं कर सकते। अगर आप आकर यहां पर बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ आपको भारत से मोहब्बत है, तो बताओ मोदी जी, आपने मोहब्बत के दावे किए, आपने सीमांचल के लिए क्या किया बताओ। यहां पर पानी आता है, यहां पर जमीन कट जाती है, यहां पर एम्स नहीं बनाया गया, यहां पर कई जगह पर रेलवे की ट्रैक नहीं डाली गई। गाया में फैक्ट्री खोलने की पॉलिसी आसान है, सीमांचल में नहीं है। यहां पर अनानास उगता है, चाय उगती है, केला उगता है, मक्का उगता है, बताओ उसकी कीमत क्या है? कुछ नहीं है। तो मेरे भाई, हम बीजेपी को बोलेंगे, अगर दोबारा मोदी अमित शाह आकर यहां पर बोलेंगे सीमांचल में बहुत आबादी बढ़ रही है, घुसपैठी है, तो हम मोदी अमित शाह को आईना दिखाकर बताएंगे 11 साल से तुम प्रधानमंत्री और तुम गृह मंत्री हो, अगर यहां पर बांग्लादेशी है तो तुमको रिजाइन करना चाहिए, तुम्हारी नाकामी हमारी नहीं है। हाँ, एक बांग्लादेशी जरूर है, एक बांग्लादेशी है जो हमारे मोदी जी की मुंह बोली बहन है। वो कहां बैठी है? बांग्लादेश की जनता ने उसको बोला भाग, तो भाई के पास आकर दिल्ली में पनाह ले रही है। मोदी जी, उसको आप सीमांचल लाइए, हम आपको रास्ता बताएंगे बांग्लादेश का, उसको बोलेंगे जा जा बांग्लादेश जहां से तू आई थी। मगर मोदी जी वहां की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, 56 इंच को पता नहीं। नेपाल में इनकलाब आ गया, मोदी जी को पता नहीं। यहां से आप बॉर्डर देख सकते हैं बांग्लादेश का, वहां पर आपको नजर आएगा कि चाइना, चीन एक एयरपोर्ट बना रहा है प्लेन लैंड करने का, मगर मोदी जी चीन का नाम लेने से डरते हैं। चाय की तो बात करते हैं कि चाय में चीनी मत डालिए, मगर चीन का नाम लेने से घबराते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुरू से एक ही नारा है और पैगाम है। हम ये चाहते हैं कि भारत में और बिहार में, जहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की 19% आबादी है,
उनकी एक सियासी लीडरशिप बने। आज बिहार की हकीकत यह है कि हर समाज का एक नेता है। हम उसके हरगिज़ खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम ये समझते हैं कि जिस समाज का नेता होगा वो समाज ताकतवर होता है, वो समाज से इंसाफ भी होता है और वो समाज तरक्की करता है। मगर सवाल ये पैदा होता है, जो लोग मजलिस पर तनकीद करते, हमको गाली देते, क्या क्या अनाप शनाप बकते, 19% बिहार में जो मुसलमान हैं उनकी सियासी लीडरशिप कहाँ है? मुझे तो नज़र नहीं आती। आप कहेंगे कि नहीं, कोई जेडीयू में, राजद में कोई मुसलमान जीत कर जाता है। वो ज़रूर जीत कर जाते हैं, मगर क्या वो जीत कर जाने के बाद क्या वो मुसलमानों की बात करते या अपनी पार्टी की बात करते हैं? वो अपनी पार्टी की बात करते हैं। उनको इतनी भी इजाज़त नहीं है, ना उनमें इतनी हिम्मत है कि वो बेबाक तरीके से मजलूम कौम के इंसाफ का मुतालबा कर सके। मैं हरगिज़ कभी भी किसी भी मजहब का खिलाफ नहीं रहा, ना कभी रहूँगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुझे जो हमारे उलमाए कराम ने, हमारे बुजुर्गों ने समझाया कि सच्चा मुसलमान वही होता है जो दूसरे मजहब के मानने वालों से नफरत ना करे। हम मुख्तलिफ ज़रूर हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी से नफरत करें। और जो लोग नफरत कर रहे हैं कि मुसलमानों की सियासी लीडरशिप ना बने, वो नफरत करने वाले हैं। वो नहीं चाहते कि इस मजलूम कौम को उसका हिस्सा मिले। वो नहीं चाहते कि आप नेता बने, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन ये 19% बिहार के मुसलमान नेता बन जाएंगे, इनसे इंसाफ शुरू होगा और ये हमेशा के लिए उन जालिमों के हाथों से निकल जाएंगे जो पिछले 50 साल से हमको खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों को ये स्कूल नहीं खोलते, जो हमारी बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं खोलते, जो हमारे पुलिस का अगर जुल्म होता तो इंसाफ की बात नहीं करते, हमारी मस्जिदों पर खतरा होता तो उसके लिए लड़ने तैयार नहीं होते। जब चुनाव आता तो आकर ये 19% बिहार के मुसलमानों के सामने कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि देखो भाई, हमको वोट दो, हम फुला से लड़ेंगे, उनसे लड़ेंगे। चुनाव हो जाता, हम रोज मरते हैं, हम रोज मरते हैं। और मरने की वजह यह है कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, मरने की वजह यह है कि हमारे पास रोड नहीं है, मरने की वजह यह है कि जब सैलाब आता, जमीन कट जाती तो कोई राहत नहीं पहुंचाता, ना हुकूमत से जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। मरते इसलिए है कि सीमांचल में एम्स नहीं खोला जाता। बिहार के हर हिस्से में तरक्की होती है, मगर इस सीमांचल से नहीं मालूम पटना में बैठने वाले, हुकूमत करने वाले इतने संगदिल क्यों हैं। उनको ये क्यों नहीं लगता कि सरजमीन पर बसने वाले इंसान हैं, तुम्हारी तरह इंसान है, इनके भी ख्वाहिशात हैं, इनकी भी उम्मीदें हैं, इनके माँ बाप की ख्वाब हैं, इनके बुजुर्गों के ख्वाब हैं, मगर उसकी फिक्र नहीं है।